Please do like and subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notification of my new videos. हेलो दोस्तों, मैं सब डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव की तीसरी और लास्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, बैंक डिपॉजिट्स के बारे में। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम ये बाकी जो हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड, इंडिया के अंदर जो म्यूचुअल फंड हैं वो सबसे पहले UTI is the first company to issue mutual funds in India in 1964। तो इसलिए उस स्कीम को US 64 के नाम से जाना जाता था। म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम होती है जिसके अंदर की एक म्यूचुअल फंड कंपनी होती है जो पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है और फिर उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। तो जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं शेयर मार्केट में ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ टाइम, दे कैन गो थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट। इंडिया में म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय द सेबी। बेनिफिट्स आर डाइवर्सिफिकेशन, कि आप अपने लिमिटेड फंड से बहुत सारी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल SDFC 200 फंड, तो वो 200 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो आपने सपोज 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट किए तो आपके वो 5,000 रुपये 200 कंपनीज में इन्वेस्ट हो गए हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, लिक्विडिटी बनी रहती है। दे आर लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड्स जिन्हें कि आप कभी भी खरीदें कभी भी बेचें। टैक्स एडवांटेजेस भी हैं, अगर आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो। ट्रांसपेरेंसी है, डेली आपको NAV बता दी जाती है कि आपके म्यूचुअल फंड की आज वैल्यू क्या है। दे आर मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जिनमें सबसे मेन 3 होते हैं। एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके अंदर की जिन्हें ग्रोथ चाहिए होती है वो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं इनके अंदर आपको लगभग एक रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहता है, एक रेगुलर इनकम रहती है। और बैलेंस म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो कुछ पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पोर्शन डेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ भी मिलती रहे और आपका पैसा सुरक्षित भी रहे। अब इसके अंदर इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप इकट्ठा इन्वेस्ट कर दें म्यूचुअल फंड्स में, कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपए थे, मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया। और एक दूसरा तरीका होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको कि SIP कहते हैं, और मैक्सिमम लोग इसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो इट इज़ ए रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग मतलब बार बार, यानी एवरी मंथ आपने डिसाइड कर लिया अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, इट में भी 1,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, कि भाई मैं SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूँगा। तो इन्वेस्टिंग ए फिक्स सम और ए रेगुलर बेसिस इन म्यूचुअल फंड स्कीम। एक हो तो SIP तो है इन्वेस्टमेंट का प्लान, और एक होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या होता है कि जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं दे कैन इन्वेस्ट इन सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। कि सपोज एक इंडिविजुअल जब रिटायर हुआ तो उसको 1 करोड़ रुपए मिले, तो उसने वो 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स में लगा दिए, SWP प्लान में लगा दिए। अब वो SWP प्लान क्या करेगा, वो उस 1 करोड़ रुपए को मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, उसके ऊपर ग्रोथ देगा, और एक नॉर्मल अमाउंट 20,000, 30,000 या 50,000 जो भी इंडिविजुअल का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, पर्सनल एक्सपेंडिचर, वो उसमें से उसको उतना विड्रॉल करता रहेगा, सो डैट कि उसका कॉर्पस भी बना रहे, क्योंकि उस कॉर्पस पे जो उसको रिटर्न मिलेगा उस रिटर्न को वो विड्रॉ करता जा रहा है। इसके अलावा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग मैच्योरिटीज ऑफ लेस देन 1 ईयर आर नॉन एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो हाईली लिक्विड होते हैं, जिनके अंदर रिस्क ना के बराबर होता है। ये 2 इसकी खास फीचर्स होती हैं। मेन जो हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं वो हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ये 3 हमारे मेन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन तीनों की जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं। तीनों डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, तीनों का रिडम्पशन एट पार पे होता है, तीनों की जो टेन्योर है वो लगभग मैक्सिमम 1 ईयर तक ही होता है। सिर्फ डिफरेंस इनकी इशूइंग अथॉरिटीज़ पे है। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कमर्शियल पेपर आर इशूड बाय ब्लू चिप कंपनीज एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे पहले ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इशूड ऑन ऑक्शन बेसिस एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। तो इनका ऑक्शन होता है,
पहले इनमें केवल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट अब इंडिविजुअल्स भी इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट शुड बी 10,000 रुपीज़। 4 तरह के होते हैं ये, 4 टाइप्स, 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। ट्रेजरी बिल्स हैव वेरी एक्टिव सेकेंडरी मार्केट, यानी आप कभी भी खरीदें कभी भी बेचें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, किसी तरह का कोई इसमें रिस्क नहीं है, कोई नेग्लिजिबल प्राइस रिस्क है। सेकंड है कमर्शियल पेपर, इट इज़ ए शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, टेन्योर है 7 days to 1 year। इट इज़ इशूड बाय कॉर्पोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली जो हमारी ब्लू चिप कंपनीज हैं वो इसको इशू करती हैं, डिस्काउंट पे इशू होते हैं, रिडेम्पशन एट पार पे होता है। एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इशूड बाय बैंक्स और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Tenure is 7 days to 1 year. Issued at discount, redeemable at par. CDs are generally risk free. ट्रेजरी बिल्स के बाद ये सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको इशू कर रहे हैं। दे आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस। देखिए, इंश्योरेंस करने के 3 पर्पज होते हैं लोगों के। नंबर 1, आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। नंबर 2, आपका रिस्क कवर भी हो जाता है इन केस ऑफ डेथ। तो जितने का आपने इस समय एश्योर्ड कराया है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। और प्लस टैक्स बेनिफिट, कि आप जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं उस पर आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल इन द मार्केट। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पॉलिसी, बट सम वेरी कॉमन पॉलिसीज आर नंबर 1 एंडाउनमेंट पॉलिसी। तो इसके अंदर क्या है कि सम इंश्योर्ड इज पेड ईदर ऑन डेथ और सर्वाइवल। कि आपने सपोज एक इंश्योरेंस कराया 5 लाख रुपीज़ का 20 ईयर्स का, तो 20 ईयर तो यार अगर आपकी डेथ हो जाती है तो डेथ पे आपको 5 लाख मिल जाएंगे, और अगर डेथ नहीं होती है और 20 साल पूरे हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के इंश्योरेंस के, तो तब आपको सर्वाइवल पे वो पेमेंट मिल जाएगा। इसमें सरेंडर वैल्यू भी प्रोवाइडेड होती है। सपोज आफ्टर 5 ईयर्स अगर आप ये चाहते हैं या आपको लगता है भाई मैं इस इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं भर पाऊंगा, तो आप इंश्योरेंस कंपनी में जाकर के अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। तो जितना आपने जब तक डिपॉजिट किया होगा तो उसका कुछ परसेंट इंश्योरेंस कंपनी आपको वापस दे देगी। देन वी हैव मनी बैक पॉलिसीज। मनी बैक पॉलिसीज वो होती हैं कि जैसे 20 ईयर्स की पॉलिसी है, तो आफ्टर एवरी 4 ईयर या आफ्टर 5 ईयर कंपनी कुछ अमाउंट आपको वापस करती रहेगी, कुछ मनी आपको बैक देती रहेगी, सो डैट कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन बनी रहे। तो इसमें भी सरेंडर वैल्यू होती है। एज वेल एज टर्म एश्योरेंस पॉलिसी, इट प्रोवाइड्स ए स्पेसिफाइड सम एश्योर्ड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। तो टर्म एश्योरेंस वो होता है जिसके अंदर कि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ इंश्योरेंस कवर हो रहा है। तो अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको सम एश्योर्ड मिलेगा, अदरवाइज आपको सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा। कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती है, कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन जो हमारे एंडाउनमेंट प्लान या मनी बैक प्लान हैं उनमें इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है, बट इन केस ऑफ टर्म एश्योरेंस जो आपका प्रीमियम है उस कंपैरिजन में बहुत ना के बराबर, बहुत नेग्लिजिबल होता है। देन वी हैव यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। इन प्लान्स के अंदर जो प्रीमियम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपने जो भी प्रीमियम दिया, कुछ पार्ट चला जाता है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस के अंदर, कुछ पार्ट कंपनी काट लेती है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के लिए, और जो बाकी बैलेंस बचता है वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इसके अंदर आपको यू में से कि इसमें म्यूचुअल फंड प्लस इंश्योरेंस दोनों के आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एंड डेथ बेनिफिट इज 10 times ऑफ द प्रीमियम पेड। तो अगर आप सपोज 50,000 पर ईयर प्रीमियम देते हैं तो आपका जो इंश्योरेंस कहलाएगा वो कहलाएगा 10 times यानी 5 लाख रुपीज़ का। देन दे आर सम रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स जैसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो अंडर सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग डिडक्टेबल होता है। इसके इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता है, और जैसे पीपीएफ में था सेम कंडीशन इज हेयर कि इट इज़ नॉट अटैच्ड अंडर एनी ऑर्डर और डिक्री ऑफ ए कोर्ट, और आप पीपीएफ के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जनवरी 2004 फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो चूँकि 2004 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेंशन देनी बंद कर दी थी, तो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम बना दी थी एनपीएस। तो जिसको भी पेंशन चाहिए वो इस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिसको भी पेंशन चाहिए वो इस स्कीम में कंट्रीब्यूट करे, और जब रिटायर होगा
तो जो उसने कॉर्पस बनाया था उसके अकॉर्डिंग उसको पेंशन दे दी जाएगी। लेकिन ये स्कीम इतनी ज़्यादा सक्सेस हुई कि 2009 में इस स्कीम को जनरल पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया है। यानी अब कोई भी इंडिविजुअल एनपीएस में अपना अकाउंट खोल सकता है और आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 जो भी आपका वहाँ कॉर्पस जमा है उसके ऊपर आपको पेंशन मिलने स्टार्ट हो जाएगी। इमीडिएट एन्युटी प्लान होता है हमारा कि इस प्लान के अंदर हमारे पास जो भी लमसम है हम उस प्लान में जमा डिपॉजिट कर देते हैं और उसके ऊपर एक हमें रेगुलर इंटरेस्ट की तरह से एक एन्युटी पेमेंट मिलता रहता है। इसके अलावा आप रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देयर आर मैनी ऑप्शंस। आप सेमी अर्बन लैंड खरीद सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सेकंड हाउस, क्योंकि जो एक हाउस है वो तो आपको रहने के लिए चाहिए, तो अगर आप सेकंड हाउस खरीदते हैं तो दैट इज़ नॉन एज द इन्वेस्टमेंट। किसी रिसोर्ट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं इनमें इन्वेस्टमेंट करने के, कि आपको एक रेंटल इनकम मिलती रहेगी और आपका कैपिटल भी अप्रिशिएट करता रहता है टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम रियल इस्टेट की वैल्यू बढ़ती है। बट देयर आर सम लिमिटेशंस। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट नीडेड, क्योंकि रियल इस्टेट में आप लाख 2 लाख से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। यू नीड ए बिग कॉर्पस टू इन्वेस्ट इन द रियल इस्टेट। एज वेल एज लीगल डिस्प्यूट्स के भी चांसेस बहुत रहते हैं कि आपने मकान लिया और किसी को किराए पे दे दिया, वो खाली नहीं कर रहा है या किराया नहीं दे रहा है, तो ये इसकी लिमिटेशंस है। इसके अलावा आप गोल्ड में, सिल्वर में, डायमंड्स में, पेंटिंग्स में, एंटीक्स में, इन सब में भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो अभी तो आप देखें कि गोल्ड के प्राइजेस एक साल में 30,000 से बढ़ के अराउंड 50,000 के आसपास हो गए हैं। तो यानी करीबन 70% का रिटर्न गोल्ड दे रहा है। इसके अलावा दे आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। वैसे तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स 4 तरह के होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। लेकिन फॉरवर्ड और स्वैप्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं। स्टॉक मार्केट में केवल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ही ट्रेड होते हैं। तो फ्यूचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द पार्टीज एग्री टू एक्सचेंज द अंडरलाइंग एसेट एट ए फिक्स प्राइस एंड एट ए फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट इज नॉन एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। And option is a derivative contract that gives its buyer a right but not obligation to buy or sell a specified asset at a specified price on or before a specified future date. तो डेरिवेटिव थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, इसके लिए मैंने अलग वीडियोस बना रखी हैं। तो फ्यूचर्स ऑप्शंस के डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हाँ, बाकी आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ हाईली रिस्की, वेरी वेरी रिस्की। तो जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो इनमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ये बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं। इनके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया आपका सारा ही पैसा डूब जाए। तो नए इन्वेस्टर्स को, स्मॉल इन्वेस्टर्स को हम कभी भी ये एडवाइज़ नहीं करते कि वो डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करें। तो आई होप हमने पिछली 3 वीडियोज़ में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स को बहुत डिटेल के अंदर समझने की कोशिश की है। आपको ये डिफरेंट अल्टरनेटिव समझ में आए हों, आपको ये समझ में आया हो कि हम कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम ज़्यादा पैसे से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम अपने रिस्क के हिसाब से भी अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो रिस्क टेकर्स हैं वो शायद डेरिवेटिव्स को पसंद करेंगे, जो रिस्क एवर्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बैंक डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस को इन्वेस्ट करेंगे, जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह को प्रीफर करेंगे। तो इस तरह से हर इंडिविजुअल की उसकी अपनी नीड्स के हिसाब से, उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, उसके अपने रिटर्न के हिसाब से, उसके अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मार्केट में दे आर लॉट ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। तो आई होप इन डिटेल आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।